जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी एके खत्री। तो हम लोग कक्षा 8 की पुस्तक हमारा राजस्थान भाग 3 पढ़ रहे थे और हमने 10 अध्याय इसके पूरे कर लिए। तो आज 11वां अध्याय है राजस्थान की स्मरणीय महिलाएं, यानी राजस्थान की ऐसी महिलाएं जिनके क्वेश्चन आते हैं और हमें भी याद रखना है। और उन महिलाओं के बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे और जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, कोशिश करते रहना चाहिए और धीरे धीरे इन चीज़ों को हम कवर करते जाएंगे। और अब इसमें तो 1 या 2 लेसन और बचे हैं, बाद में ये पुस्तक आपकी पूरी हो जाएगी, है ना। तो अब हम शुरू करने से पहले 2 लाइनें कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। ख्वाब यानी सपने, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू कोशिश कर, सब तेरे ख्वाब बदलेंगे, सब चीज़ें अपने आप आपके कदमों में आ जाएगी। तो मेहनत कर, मेहनत करना जरूरी है। ठीक है साथियों, तो शुरू कर रहे हैं राजस्थान की स्मरणीय महिलाएं। राजस्थान वीरों की ही नहीं वीरांगनाओं की भी भूमि है। अब कह रहे हैं, हमने राजस्थान के वीरों के बारे में पढ़ा कि राजस्थान सिर्फ वीरों की भी नहीं, वीरांगनाओं की भी भूमि है। ठीक है, यदि नारियों ने घर परिवार का दायित्व संभाला तो रण से लेकर शासन, प्रशासन, पर्यावरण, भक्ति आदि क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाई। यानी नारियों ने खाली घर का दायित्व ही नहीं संभाला, इन्होंने रण युद्ध में भी ये उतरी है, प्रशासन में है, शासन में है, पर्यावरण में है, भक्ति में है, आदि क्षेत्र में नारियों ने अपनी पहचान बनाई। यहाँ कुछ नारियों के तो उदाहरण दिए जा रहे हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान से नारी समुदाय का नाम रोशन किया है। तो इस किताब में जो जो नारियों के नाम है वो आपके लिए क्या हो जाते हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनके बारे में आपको कम से कम अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने देखा है पेपर सेटर या एग्जामिनर अगर किसी विशेष शासक का पूछता है तो अधिकतर उन्हीं शासकों का पूछता है जो बच्चों को राजस्थान सरकार पढ़ा रही है, भले वो बच्चे ग्रेजुएशन स्तर के हो, भले वो बच्चे स्कूली स्तर के हो। तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी सरकार की प्राथमिकता में होते हैं और क्वेश्चन प्राथमिकताओं से ही आते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पन्ना दाई। पन्ना दाई के बारे में पढ़ेंगे। और पन्ना दाई को कौन नहीं जानता, मेरे हिसाब से सब जानते हैं। इनकी पहले एक कहानी आया करती थी हम जब छोटे थे, तो दीपदान करके, जो 9th या 10th में लगती थी, मैं तो भूल गया वो तो, लेकिन उस टाइम लगा करती थी। उस टाइम से मैं पन्ना दाई को जान रहा हूँ। त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति पन्ना दाई चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह के पुत्रों की दाई थी। तो ये महाराणा सांगा के पुत्रों की क्या थी, दाई थी पन्ना दाई। दाई यानी जो लालन पालन करे, पालन पोषण करे, उसे दाई माँ कहते हैं। जब दासी पुत्र बनवीर ने चित्तौड़ को हत्या न चाहा, और जब कह रहे हैं एक दासी पुत्र था कौन, बनवीर, उसकी नजर थी चित्तौड़ पर, कभी चित्तौड़ पर मुझे अधिकार करना है। तो अधिकार करने से पहले जो उसके उत्तराधिकारी हैं उनको हटाना होगा रास्ते से, तो ये हटाने में लग गया। यानी बनवीर ने चित्तौड़ को हत्या न चाहा, तब पन्ना दाई समझ गई कि वह राजपुत्रों की हत्या के लिए षड्यंत्र रच रहा था। उसको लग गया कि बनवीर जो राजपुत्र है, राजा के पुत्र है, उनकी हत्या करने का क्या रच रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। मौका देखकर बनवीर ने महाराणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य को मौत के घाट उतार दिया। और उसे मौका मिला, मौका मिलते ही विक्रमादित्य को मौत के घाट उतार दिया। किसने, इस बनवीर ने, दासी पुत्र बनवीर ने। पन्ना दाई ने महाराणा के सबसे छोटे पुत्र उदय सिंह की रक्षा करने का निश्चय किया। अब एक पुत्र और था उदय सिंह, तो पन्ना दाई ने उसकी रक्षा करने का निश्चय करा कि कैसे भी करके उदय सिंह को बचाना है, वरना यह बनवीर इसकी हत्या करके खुद गद्दी पर काबिज हो जाएगा। वैसे काबिज हो भी जाता, लेकिन बाद में वापस पन्ना दाई की सहायता से उदय सिंह वापस अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है चित्तौड़ पर। ठीक है, तो उदय सिंह की रक्षा करने का निश्चय का किया। जब उसे आशंका हुई कि बनवीर उदय सिंह की हत्या के लिए महल में है, और उसे लगा कि बनवीर उदय सिंह की हत्या के लिए महल में आएगा, तो उसने उदय सिंह के हम उम्र अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहनाकर और कहानियां सुनाकर उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। और पन्ना दाई को लगा कि भाई उदय सिंह महल में आकर नहीं, बनवीर महल में आकर उदय सिंह की हत्या कर सकता है। तो पन्ना दाई का एक पुत्र था चंदन, जो इसी की हम उम्र का था। तो पन्ना दाई ने क्या करा कि उसे तैयार करके कपड़े पहनाकर अब कहानी सुनाकर उदय सिंह की पलंग पर सुला दिया। उसे लगा भाई ये सोते हुए वार करेगा, तो उसको सुला दिया। किसको, चंदन को। दूसरी ओर शिशु उदय सिंह को सुरक्षित रखने के लिए पत्तों की टोकरी में छिपाकर महल के बाहर भिजवा दिया। और दूसरी ओर जो उदय सिंह था उसको पत्तों की टोकरी में छिपाकर महल के बाहर भिजवा दिया। ये काम कीरत बारी ने किया। और ये काम किसने किया, कीरत बारी ने काम किया था। कीरत बारी था उस टाइम कोई नौकर वगैरह, तो उसने उदय सिंह को महल से बाहर निकाला था। बनवीर जब महल में आया तो उसने चंदन को उदय सिंह समझकर तलवार के वार से मौत के घाट उतार दिया। और बनवीर जब महल में आया तो उसने चंदन को क्या समझा, उदय सिंह है भाई, जो राजसी ठाट बाट से सो रहा है, तो यही उदय सिंह होगा, तो उसे मौत के घाट से उतार दिया। उदय सिंह की सुरक्षा के लिए पन्ना दाई भी महल छोड़कर निकल गई। और उदय सिंह की सुरक्षा के लिए बाद में पन्ना दाई भी महल छोड़कर निकल गई और कई स्थानों पर वो भटकी। उसने अपने पुत्र से अधिक स्वामी के पुत्र को महत्व दिया, और पन्ना दाई ने अपने पुत्र से अधिक अपने स्वामी के पुत्र यानी उदय सिंह
को महत्व दिया। वे त्याग, स्वामी भक्ति, धैर्य और अद्वितीय मातृत्व का विश्व इतिहास में सर्वोच्च उदाहरण है। इसने अपने बेटे का बलिदान दिया, इसलिए आज हम पन्ना दाई को आज यहाँ पढ़ रहे हैं। तो पन्ना दाई के बारे में आपको यही ध्यान में रखना है, इन्होंने उदय सिंह की रक्षा करी और उदय सिंह की दाई माँ थी, ठीक है। और दासी पुत्र बनवीर का ध्यान में रखना है, और विक्रमादित्य के पुत्र थे दो, उनकी तरफ इनकी आंख थी, किसकी, बनवीर की, क्योंकि ये रास्ते में रोड़ा थे ना, तो इनको हटाना भी जरूरी था। तो इनके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जब पन्ना दाई अलग अलग जगह भटक रही थी तो किसने आश्रय दिया, किसने संरक्षण दिया, तो कुंभलगढ़ के किले में रुके थे। कहाँ रुके थे? कुंभलगढ़ के किले में ही रुके थे। कुंभलगढ़ किले में संरक्षण किसने दिया, पूछ ले, आशा देवपुरा ने। आशा देवपुरा ने संरक्षण दिया किसको? उदय सिंह को। पन्ना दाई भी थी यही, ठीक है। तो आशा देवपुरा ने संरक्षण दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। फिर पन्ना दाई का पूछ ले, अगर स्पेशली लगाया, महिलाएं अगर लगी है सिलेबस में, तो इनका जन्म हुआ था कमेरी चित्तौड़ में। कमेरी ये गाँव है, कमेरी, ठीक है, मैं है, मैं की मात्र लगी, ठीक है ना। कमेरी गाँव चित्तौड़गढ़ में इनका जन्म हुआ था। और गोवर्धन सागर झील है ना, वहां पर इनकी प्रतिमा बनी हुई है। कौन सी झील के पास? गोवर्धन सागर झील है, वहां पर पन्ना दाई की क्या बनी है? प्रतिमा बनी हुई है। और 1537 में उदय सिंह का कुंभलगढ़ में ही राज्याभिषेक हुआ है ना। 1537 में उदय सिंह का कुंभलगढ़ में ही राज्याभिषेक कर दिया और उसे चित्तौड़ का शासक बना दिया गया था। पूछ लें उदय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? 1537 में। कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़ में। और 1540 में उदय सिंह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 1540 में क्या कर लिया? चित्तौड़ पर वापस अधिकार कर लिया। किसने? उदय सिंह ने, ठीक है साथियों। तो ये आपको पन्ना दाई के बारे में ध्यान में रखना। उदय सिंह को तो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये चीजें जुड़ी हुई है, तो इसलिए मैंने सोचा आपको एक बार बता दी जाए। आशा देवपुरा, ये और ये तीन चीजें आपको याद में रखना, और दाई माँ थी उदय सिंह की, ठीक है साथियों। अगला है कर्मावती। कर्मावती के बारे में कौन नहीं जानता। तो चित्तौड़ में महाराणा सांगा की पत्नी थी कर्मावती। कौन थी? महाराणा सांगा की पत्नी थी कर्मावती, या कर्मावती, कर्मवती या कर्मावती, दोनों नाम इसके मिलते हैं। ये एक ऐसी नारी हुई जिसने महाराणा के बाद वहां के प्रशासन को संभाला और शासन को नई दिशा दी। महाराणा के बाद, यानी महाराणा की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसने शासन और प्रशासन को संभाला और उसे एक नई दिशा दी। किसने? कर्मावती ने। उस काल में गुजरात से लेकर दिल्ली के जो शासक थे, उनसे भी संपर्क करके चित्तौड़ को सुरक्षित रखा। इनके समय चित्तौड़ में शाका हुआ। तो कर्मावती सांगा की पत्नी थी, और उस टाइम गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो भी शासक थे, उनसे संपर्क करा किसने? कर्मावती ने। और चित्तौड़ को क्या रखा? सुरक्षित रखा। और इनके समय चित्तौड़ का एक शाका हुआ। 1 मिनट होना साथियों, तो आपको तो कर्मावती के बारे में, इनके अलावा आपको कुछ चीजें और ध्यान में रखनी है, तो वो भी बता दूं मैं। तो ये बूंदी के राव नर्बद की पुत्री थी। किसकी थी? बूंदी का राव नर्बद था। बूंदी का राव और नर्बद इनके पिता थे, तो उनकी पुत्र थी बूंदी के राव नर्बद की पुत्री थी, ठीक है। इसके अलावा विक्रमादित्य और उदय सिंह हमने पढ़ा अभी पन्ना दाई के बारे में, उनकी ये माता थी, ठीक है ना। विक्रमादित्य प्लस उदय सिंह की क्या थी? ये माता थी। और दाई माता उदय सिंह की कौन थी? पन्ना दाई थी, ठीक है। ये हो गया। फिर 1533 में गुजरात के थे बहादुर शाह। 1533 में गुजरात के बहादुर शाह थे, तो उन्होंने आक्रमण किया चित्तौड़ पर। तो इन्होंने रणथंभौर दे दिया बहादुर शाह को, और क्या कर ली? संधि कर ली। बाद में भी बहादुर शाह माना नहीं, तो उसने 1535 में वापस आक्रमण कर दिया। 1535 में वापस आक्रमण कर दिया। इसने हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन टाइम पे हेल्प नहीं मिली। तो बाद में बाघ सिंह था, बाघ सिंह ने केसरिया करा और कर्मावती ने जौहर किया। और ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा माना जाता है, दूसरा शाखा। तो बाघ सिंह को ध्यान में रखना है, और कर्मावती ने जौहर किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जौहर मेला भी पूछा जाता है कि जौहर मेला कहाँ का प्रसिद्ध है। तो जौहर मेला चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। जौहर मेला कहाँ का है? चित्तौड़ का जौहर मेला प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा शाखा था, बाघ सिंह ने केसरिया करा और कर्मावती ने जौहर किया था, ठीक है साथियों। अब हम पढ़ रहे हैं अजबदे। अजबदे महाराणा प्रताप की पत्नी थी। आपको इतना ही ध्यान में रखना, ज्यादा नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा। एक लाइन और ध्यान में रख लेना कि बिजोलिया के रामरख पवार थे। कौन थे? बिजोलिया के रामरख पवार। बिजोलिया के रामरख पवार, रामरख पवार की ये पुत्री थी, ठीक है। और अमर सिंह था ना, मुगल मेवाड़ संधि हुई थी जिनकी बंदी है 1615 में, तो अमर सिंह की माता थी। अमर सिंह की माता थी, ठीक है। और महाराणा प्रताप की पत्नी थी। तो अब देखो, चित्तौड़ में शादी करके आई महाराणा प्रताप की पत्नी अजबदे। तो इन्होंने शादी करी
1557 में, और 1557 में ये महाराणा प्रताप की पत्नी बनी, शादी करी, और दूरदर्शी और अच्छे प्रशासनिक गुणों से संपन्न नारी थी। ये दूरदर्शी थी और अच्छे प्रशासनिक गुणों से ये संपन्न नारी थी। इन्होंने महात्मा महात्मा क्या महाराणा प्रताप को गाइड किया था, मोटिवेट किया था मुगल सम्राट अकबर के प्रति किस तरह युद्ध किया जाए, तो सारी चीजें इन्होंने मैनेज करी पर्दे के पीछे रहकर। युद्ध के वातावरण में जो आशंकाएं होती है वे उनको जानकर सावधान रहती और सबको सावधान करती, मतलब महाराणा प्रताप को भी सावधान करती और खुद भी सावधान रहती। वे अडिग संकल्प वाली नारी थी, डिगने वाली नहीं थी। उसने महाराणा प्रताप सहित अपने परिवार और वीरों को उनके देश रक्षा के व्रत से कभी डिगने नहीं दिया। उसने महाराणा प्रताप सहित अपने पूरे परिवार को और वो देश रक्षा का जो व्रत लिया था महाराणा प्रताप ने, तो उससे कभी डिगने नहीं दिया, हमेशा सपोर्ट किया। वे प्रताप की सफलता के पीछे छिपी एक योद्धा जैसी नारी थी, यानी प्रताप की सफलता के पीछे इसका योगदान था अजब देव। कहते हैं ना, एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो महाराणा प्रताप के पीछे भी अजब देव कुमार का हाथ था। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ेंगे रमाबाई। रमाबाई को तो शायद सब जानते होंगे, हर जगह आता है ये तो। कुंभलगढ़ जैसे अब अभेद्य दुर्ग निर्माता महाराणा कुंभा की पुत्री। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना, रमाबाई कौन थी? महाराणा कुंभा की ये पुत्री थी। रमाबाई अपने समय की वल्ल की वीणा वादी की थी, और उस टाइम ये वीणा बजाया करती थी, वल्ल की वीणा वादी का थी। ठीक है, इसकी वीणा का नाम है वल्ल की। ठीक है, और इनका विवाह जूनागढ़ के चुड़ासमा राजा से हुआ। इनकी शादी जूनागढ़ गुजरात में है, तो वहाँ का राजा था चुड़ासमा। चुड़ासमा राजा था, उसका नाम था मंडलिक। राजा का नाम क्या था? मंडलिक। तो रमाबाई की शादी वो जूनागढ़ के राजा था चूड़ासमा मंडलिक से हो गई, लेकिन बाद में वे मेवाड़ आ गई, और बाद में वापस रमाबाई कहाँ आ गई? मेवाड़ आ गई। और जावर जैसी चांदी और जस्ते से संपन्न खान क्षेत्र की अधिकारी, वो जावर में चांदी और जस्ता निकल रहा है, उसकी ये अधिकारी बनी कौन? रमाबाई। या उन्होंने रमानाथ मंदिर यानी विष्णु का देवालय बनाया, और इन्होंने जावर में रमानाथ मंदिर बनाया। क्वेश्चन आएगा कि रमानाथ मंदिर किसने बनवाया? तो रमाबाई ने बनाया। ठीक है, तो ये विष्णु का मंदिर है। उनके सामने प्रसिद्ध कुंड खुदवाकर कलात्मक पत्थरों से मंडित किया, और मंदिर के सामने ही एक कुंड बनवाया। कुंड का नाम भी रमा कुंड है। कुंड का नाम क्या है? रमा कुंड। रमा कुंड बनवाया और पत्थरों से उसे मंडित करवाया। उन्होंने संगीत की राग रागनियों पर आधारित रचनाएं की, और संगीत पर इन्होंने खूब सारी रचनाएं की। रमाबाई ने जावर के गीत गोविंद की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और जावर क्या है? गीत गोविंद की रचना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। किनका? रमाबाई। और जावर शिलालेख में इनका उल्लेख मिलता है, और जावर शिलालेख में इनका नाम भी क्या मिलता है? पूछ ले, जावर शिलालेख कब का है? 1497 ईस्वी का। ठीक है, जावर शिलालेख में इनका नाम वागीश्वरी मिलता है। क्या मिलता है? वागीश्वरी। तो महाराणा कुंभा की पुत्री थी, शादी जूनागढ़ के चूड़ासमा शासक मंडलिक से हुई थी। ठीक है, और जावर शिलालेख में वागीश्वरी नाम मिलता है। बाद में जब ये वापस आ गई, तो जावर में जो चांदी और जस्ते की खान थी वो इनको सौंप दी गई, और बाद में जावर में इन्होंने रमानाथ मंदिर के सामने रमा कुंड बनवाया, और जावर में जो गीत गोविंद की रचना हुई उसमें भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया रमाबाई ने। तो रमाबाई के बारे में आपको यही ध्यान में रखना है फिलहाल, तो आगे कुछ और होगा तो और देख लेंगे। अब है गौरी बाई। तो गौरी बाई को मेरे हिसाब से सब जानते हैं, है ना? गौरी बाई वागड़ की मीरा कहते हैं ना, वही गौरी बाई है। तो डूंगरपुर के बड़नगरा परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवयित्री गौरीबाई वागड़ की मीरा के रूप में जानी जाती है। तो बड़नगरा परिवार में, परिवार कौन सा था? बड़नगरा। ठीक है, इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। वागड़ की मीरा कई बार एक सुनाता है, इसलिए इसे आप इंपोर्टेंट कर लो। और ये कृष्ण भक्त कवयित्री थी, कवयित्री शब्द में पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। उनके कीर्तन हिंदी एवं गुजराती भाषा में मिलते हैं, और इनके भजन एक तो हिंदी भाषा में मिलते हैं, किसमें? एक तो हिंदी में, और दूसरे गुजराती में इनके कीर्तन मिलते हैं। उनका जन्म लगभग 1758 में हुआ, और गौरीबाई का जन्म लगभग 1758 में हुआ। उनके माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन बहन चंपू आदि के विवरण से गौरीबाई का जीवन चरित्र लिखा गया। हम कह रहे हैं सॉरी साथियों, इनके माता पिता का नाम तो ज्ञात नहीं, लेकिन इनकी बहन थी चंपू। ठीक है, आदि के विवरण से गौरीबाई के जीवन का चरित्र लिखा गया, जिससे ज्ञात होता है कि विदुषी और धर्मपरायण महिला थी। तो कुल मिला के आपको इनमें यही ध्यान में रखना है, बड़ नगरा परिवार डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था, और ये कृष्ण भक्त कवियत्री थी, और इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। इनके कीर्तन गुजराती और हिंदी भाषा में मिलते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना, इससे आपका काम हो जाएगा। वैसे वागड़ की मीरा ध्यान में रख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब है सुंदर कंवरी। सुंदर कंवरी
का संबंध किशनगढ़ से था। कहाँ से था? किशनगढ़। किशनगढ़ नरेश राज सिंह की पुत्री सुंदर कंवरी का जन्म 1701 में हुआ। तो ये किसकी पुत्री थी? ये राज सिंह की पुत्री थी। किसकी? राज सिंह की। ठीक है, जन्म 1701 में हुआ। वे सलेमाबाद में रहकर कृष्ण भक्ति में डूबी रहती थी। और ये कहाँ पर रहती थी? सलेमाबाद। वहां पर रहकर कृष्ण भक्ति में ये डूबी रहती थी। उनकी 11 रचनाएं। तो इनकी कितनी रचनाएं? सुंदर कंवरी की 11 रचनाएं हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट है, देखो, नेह निधि इंपॉर्टेंट, संकेत मंगल इंपॉर्टेंट, भावना प्रकाश इंपॉर्टेंट। टोटल तो 11, लेकिन 3 इन्होंने दी है, तो तीनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है। चौथी रचना एक और दे देंगे कि निम्न में से सुंदर कंवरी की रचना नहीं है, वो गलत हो जाएगी। तो नेह निधि, संकेत मंगल, भावना प्रकाश, ये आपको याद में रखना है। अधिकांश रचनाएं राधा कृष्ण की लीलाओं के रूप में लिखी गई। अधिकांश रचनाएं इन्होंने राधा कृष्ण की लीलाओं के रूप में लिखी। किसके रूप में? राधा कृष्ण की लीलाओं के रूप में लिखी। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। वापस देखो एक बार, सुंदर कंवरी का संबंध किशनगढ़ से। कहाँ से? किशनगढ़ से। और ये राज सिंह की पुत्र थी, जन्म 1701 में। बाद में भक्ति आराधना कहाँ पर की? सलेमाबाद में। कहाँ पर? सलेमाबाद में। ठीक है, और 11 रचनाएं हैं, जिनमें 3 आपको याद रखनी है। और इनके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो सावंत सिंह था ना, नागरीदास, उसकी बहन थी। सावंत सिंह या नागरीदास, सावंत सिंह या नागरीदास की सुंदर गौरी क्या थी? बहन थी। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे देखो, अजब कुंवरी। तो अजब कुंवरी, देखो कई नाम नए आपको लग रहे होंगे, लेकिन नए नामों से क्वेश्चन पूछने की भी संभावना बढ़ जाती है, तो आपको इन पे भी फोकस करना। अजब कुंवरी, अजब कुंवरी नाम की महाराणा राज सिंह की पुत्री थी। हम कह रहे हैं अजब कुंवरी नाम की महाराणा राज सिंह 1652 वाले की पुत्री थी। ब्रज क्षेत्र में मंदिर विध्वंस जैसी गतिविधियों से पीड़ित है। गोस्वामी परिवार से श्री कृष्ण की मूर्ति को मेवाड़ लेकर आने का आग्रह अजब कुंवरी ने किया। अजब कुंवरी के पत्र पर ही ब्रज के गोस्वामी गोपाल ग्वाले आदि ने राजस्थान का रास्ता लिया और शिवाड़ गांव में श्री कृष्ण की मूर्ति की प्रतिष्ठा की, जिसे आज नाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है। तो ये अजब कुंवरी महाराणा राज सिंह की पुत्री थी। जब मुगलों का आक्रमण हो रहा था और औरंगजेब का मंदिर नष्ट किए जा रहे थे, तो उसी टाइम दामोदर जी और गोविंद जी, यानी गोस्वामी परिवार, यानी दामोदर जी और गोविंद जी को इन्होंने कहा कि आप मूर्तियों को लेकर, किसकी मूर्तियां? भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां लेकर मेवाड़ आ जाओ। तो इन्होंने सिंहाड़ गांव में मूर्तियों को स्थापित करवाया, प्रतिष्ठित करवाया, और जिन्हें आज नाथ द्वारा नाम से जाना जाता है। तो ये बात है करीबन 1672 के आसपास की। ठीक है, फरवरी 1672 में सिंहाड़ गांव में कृष्ण मूर्ति की प्रतिष्ठा करी। और वो कौन थे? गोस्वामी परिवार से दामोदर जी और गोविंद जी। तो ये अजब कुंवरी है, महाराणा राज सिंह की पुत्री है। हम राज सिंह के शासनकाल में पढ़ते हैं, लेकिन बोला किसने? अजब कुंवरी ने बोला। ठीक है, अगर राज सिंह और ये दोनों ऑप्शन बचे तो आपको इस पे ध्यान देना है, क्योंकि आग्रह इन्होंने किया था, शासन इनका था, लेकिन आग्रह इनकी पुत्री ने करा था। ठीक है साथियों, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है कालीबाई। तो कालीबाई को तो कौन नहीं जानता, आज भी पहली दूसरी की किताब में लगा है कालीबाई। तो कालीबाई के बारे में बता दूं पहले आपको, ये 13 वर्ष की आयु में शहीद हो गई। 13 साल थी, 13 वर्ष की थी, उस टाइम क्या हो गई? ये शहीद हो गई। और इन्हें राजस्थान की एकलव्य भी कहा जाता है। राजस्थान की एकलव्य, कालीबाई को राजस्थान की एकलव्य भी कहा जाता है। इन्हें साक्षरता की देवी माना जाता है। क्या माना जाता है? साक्षरता की देवी भी माना जाता है। किसे? कालीबाई को। ठीक है, इसके अलावा उस टाइम डूंगरपुर रियासत के महाराव थे, ये भी एक बार नाम पूछा गया है। तो अभी हम बढ़ेंगे इसको लाइन टू लाइन, फिर भी कुछ चीजें जो मैं आपको बता दूं। तो महाराव थे उस टाइम लक्ष्मण सिंह। कौन थे? महाराव लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के महाराव, डूंगरपुर के। ठीक है, डूंगरपुर के महाराव थे लक्ष्मण सिंह। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। वापस जोड़ देंगे, आप चिंता मत करना ना। जो चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो थोड़े बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप अगर और नहीं भी पढ़ो ना, तो आपका काम हो जाए। और इनका स्मारक, स्मारक कहाँ पर बना है? गेप सागर झील के पास। गेप सागर झील है, वहाँ पर कालीबाई का स्मारक बना है। ठीक है, स्मारक गेप सागर झील के पास। तो अब देखो, कालीबाई डूंगरपुर के रास्तापाल गांव की भील समुदाय की बालिका थी। तो डूंगरपुर में गांव है रास्तापाल, वहां की एक भील बालिका थी, जिसने अपने गुरु को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इसने क्या करा? अपने गुरु, अपने टीचर को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। आज के टाइम टीचर थोड़ा सा भी कुछ कहता है ना, बच्चों को ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या कह दिया। तो इस टाइम इनको देखो, आप अपने गुरु को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया और खुद अमर हो गई। अब युगों युगों तक कालीबाई को लोग पढ़ेंगे, कालीबाई को लोग जानेंगे।
तत्कालीन सरकार द्वारा प्रजामंडल की पाठशालाओं को बंद करने के प्रयास के दौरान पुलिस ने उनके शिक्षक नाना भाई खाट को गोली मार दी। तो इनके टाइम में क्या होता था, प्रजामंडल के द्वारा पाठशालाएं आयोजित होती थी और तत्कालीन सरकार थी वो इन प्रजामंडल की पाठशालाओं को बंद करवाना चाह रही थी। इसी कड़ी में पुलिस वाले जाते हैं रास्तापाल गांव में और इनके शिक्षक थे नाना भाई खाट, ठीक है, उनको गोली मार दी। और दूसरे शिक्षक थे शेंगा भाई भील। देखो ध्यान रखना, एक तो नाना भाई खाट है, इनको तो गोली मार दी। दूसरे शेंगा भाई, ये भील है, इनको जीप से बांध कर किया जा रहा था, घसीटा जा रहा था। तब काली भाई ने बिना किसी डर से हंसिया यानी दरांती से रस्सी काट दी। थोड़ा जुकाम सा है ना, ये बताने क्यों लग जाता है। तो क्या है कि नाना भाई खाट की तो हत्या कर दी, गोली मार दी। तो दूसरे थे शेंगा भाई भील। तो ये आता है कि किसको बचाया था काली भाई भील ने। तो काली भाई भील ने किसको बचाया था, शेंगा भाई भील को बचाया था। और इनको जीप से बांधकर घसीटा जा रहा था। तो इन्होंने हंसिया यानी दांत लो, अपन कहा ना दांत लो रस्सी काट दी। तो पुलिस ने उन पर अंधाधुंध गोले चले जिससे वो शहीद हो गई। इसने तय किया जो इसको घसीट रहे थे ट्रक के पीछे, गाड़ी के पीछे, तो दांतले से दरांती से हंसिया से रस्सी काट दी और अमर हो गई, यानी अपने गुरु को बचा लिया। शिक्षा की ऐसी अग्रदूत कालीबाई दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। शिक्षा की ऐसी अग्रदूत कालीबाई दूसरों के लिए क्या बन गई, प्रेरणा बन गई। उनका बलिदान, शिक्षा के अधिकार और गुरु के प्रति सर्व सम्मान का प्रतीक। कालीबाई सम्मान राजस्थान सरकार द्वारा उनके नाम से बालिका प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, मतलब इनके नाम से कई योजना चल रही है। कालीबाई सम्मान है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, कालीबाई भील उड़ान योजना आदि संचालित की जा रही है। तो कालीबाई क्या हो गई, अमर हो गई, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक क्वेश्चन आता है कि गोलियां कब चलाई इन पर, 19 जून 1947 को। शेंगा भाई को जब घसीट रहे थे तो 19 जून 1947 को इन पर गोलियां चलाई, किन पर, काली भाई पर। और 2 दिन बाद वो शहीद हो गई, यानी 21 जून 1947 को क्या हुई, शहीद हो गई। और कुछ दिन बाद तो देश आजाद भी हो गया। तो इनका स्मारक पूछ ले तो गेप सागर झील के पास है। कहाँ पर है, गेप सागर झील के पास। उस टाइम डूंगरपुर रियासत के महाराव लक्ष्मण सिंह थे, वो 13 वर्ष की आयु में शहीद हो गई। राजस्थान की एकलव्य और साक्षरता की देवी इन्हें कहा जाता है। तो इन्हें आप ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। तो इनसे क्वेश्चन आता है। अमृता देवी, अमृता देवी विष्णु ही थी, इनको भी सब जान रहे हैं क्योंकि सिर सांटे रुक रहे तो भी सस्त हो जान। इनकी पंक्ति है कि सिर सांटे रुक रहे, अगर सिर भी कट जाए, अगर वृक्ष बच जाए तो भी सस्ता जानो उसे। तो इनका ये कथन है और ये भी कई जगह लिखा हुआ भी आपने देखा होगा और ये इंपॉर्टेंट है। ये कथन भी पूछा जाता है कि सिर सांटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। ये कथन किसका है, तो ये कथन अमृता देवी, अमृता बाई का है। अमृता देवी पर्यावरण की अग्रदूत और प्रहरी के रूप में जानी जाती है। ये पर्यावरण के अग्रदूत और प्रहरी के रूप में जानी जाती हैं। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के आदेश पर जब सैनिक लकड़ी हेतु खेजड़ी के पेड़ काटने खेजड़ली गांव पहुंचे। तो ये कहाँ से संबंधित है, खेजड़ली गांव जोधपुर के पास है। जोधपुर के महाराजा थे उस टाइम अभय सिंह। तो इन्होंने आदेश दिया कि भाई महल बन रहा है तो लकड़ी की आवश्यकता है। तो खेजड़ली गांव पहुंचे। अमृता देवी पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपट गई। और जब सैनिक पेड़ काटने लगे तो अमृता देवी पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपट गई कि हम ये पेड़ नहीं काटने देंगे, लेकिन सैनिक नहीं माने। इस घटना के समय उनके 3 बेटियों सहित 363 विष्णु संप्रदाय के लोगों ने भी एक एक करके पेड़ों से लिपट गए और उनको खेजड़ी के वृक्षों सहित काट दिया गया। और सैनिकों ने खेजड़ी के वृक्षों के साथ ही इन लोगों को भी काट दिया। 363 लोगों को काट दिया, जिसमें से 294 थे पुरुष। 294 कितने थे, पुरुष, और 69 थी महिलाएं, ठीक है। तो ये जोड़ देना आप, 363 होते मेरे हिसाब से, देख लो ना, 1 मिनट। 294 प्लस 69, 9 4 13, 1 10 6 10 और 6 16, 363, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना, महिला पुरुष भी पूछ ले, आजकल के एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। तो इन्हें काट दिया। ये घटना चिपका आंदोलन की क्या बनी, प्रेरणा बनी। बाद में चिपको आंदोलन चला था, वो भी वैसे अब आपके सिलेबस में तो मत ध्यान दो आप, ये राजस्थान से बाहर का, ठीक है। उनका ये बलिदान भारत में पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति जन जागरूकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस बलिदान की स्मृति में खेजड़ली गांव में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली शहीद मेले का आयोजन होता है, और जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। तो इनकी याद में खेजड़ली गांव जो जोधपुर में है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली शहीद मेले का आयोजन होता है, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। कुछ, ठीक है। तो अब कुछ अन्य महिलाएं हैं, उनको देखने से पहले इनके बारे में थोड़ा और देख लो। तो इनके बारे में क्वेश्चन क्या आएगा, ये पर्यावरण की अग्रदूत थी, सिर साठे रुक रहे हैं तो भी सस्तो जान, ये कथन भी पूछा जाता है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, उस टाइम महाराजा थे अभय सिंह। कौन थे,
अभय सिंह। गांव कौन सा? खेजड़ली गांव, ठीक है। और हाकिम कौन था जिसके लिए वो लकड़ियां लेने आए थे? हाकिम गिरधर दास। हाकिम गिरधर दास, इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा इनके पति का नाम पूछा जाता तो इनके पति का नाम था, अमृता देवी के पति है ना, राम जी। पति का नाम क्या था? राम जी। और इनकी पुत्रियां थी तीन, आशु, रत्नी और बागी। तीन पुत्र थी, ये सब शहीद हो गए थे उस टाइम, ठीक है साथियों। तो अमरता देवी के बारे में आपको इतना ही ध्यान में रखना है और इससे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ तो उनको आपको थोड़ा सीरियस लेना है, किताब में कहीं अटका लो, कहीं लिख लो, तो ये एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। अमरता देवी के बाद कुछ अन्य स्मरणीय महिलाओं के नाम यहाँ उल्लेखनीय जिनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। कुछ और नाम हैं जिनको आप देख लो, और जो अलग नाम है ये पूछे जाते हैं, फिर हम देखते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। भीला दाई होनी है। जयपुर के महाराजा जय सिंह के समय महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की बहन चंद्र गौरी की सहयोगी भीला दाई थी। ये कौन थी? कि जयपुर के जय सिंह, जयपुर का महाराजा कौन था? जय सिंह के समय महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की बहन कौन थी? चंद्र गौरी की सहयोगी थी बिलादाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो संग्राम सिंह द्वितीय उसकी बहन की सहयोगी थी बिलादाई, जिसने 1733 में जयपुर उदयपुर मार्ग में कैलाशपुरी में यात्रियों के हित में बावड़ी बनवाई। और जिसने 1733 में जयपुर और उदयपुर मार्ग पर कैलाशपुरी में यात्रियों के हित में क्या बनाई? बावड़ी। जैसे आजकल पीओ बनाते हैं, उस टाइम बावड़ियां बनाई जाती थी। उसके परिजनों ने उदयपुर में गोवर्धन सागर जैसा तालाब निर्माण और गोवर्धन विलास के विकास में अपनी भूमिका निभाई। दाई माताओं के अनेक जनोपयोगी कार्य रहे, जैसे सदाव्रत भोजन का प्रबंध करना, चलाना, सरोवर एवं बावड़े बनवाना, मंदिर एवं गौशाला आदि बनाना। तो कुल मिला के कैलाशपुरी में यात्रियों के लिए बावड़ी किसने बनाई? पूछ ले, बिलादाई। ये कौन थी? जो संग्राम सिंह द्वितीय था, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, उनकी बहन चंद्र गौरी की सहयोगी थी बिलादाई, ठीक है। एक गोरा दाई का भी नाम याद रखना आपको। गोरा दाई, पन्ना दाई तुमने पढ़ लिया। तो गोरा दाई इसकी अजीत सिंह की दाई माँ थी। किसकी? अजीत सिंह, ठीक है। अजीत सिंह जोधपुर वाला। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और इसे मारवाड़ की पन्ना दाई भी कहा जाता है। किसे? गोरा दाई को मारवाड़ की पन्ना दाई भी कहा जाता है। और बिला दाई के बारे में यही ध्यान में रखना है, कैलाशपुरी में यात्रियों के हित में क्या बनाई? बावड़ी बनवाई थी, ठीक है। और ये चंद्र गौरी की सहयोगी थी बिला दाई। अब देखो, शिलालेखों के अनुसार दाई देवूभाई ने 1824 में जैसलमेर में हर मंदिर बनवाया। पूछ लेंगे, जैसलमेर में हर मंदिर किसने बनवाया? दाई देवूभाई ने। तो देवूभाई का नाम आपको ध्यान में रखना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर कहीं आपको मिलेगी नहीं, तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट कर लेनी है। बमोलिया 12 में 1825 का हीराबाई दाई का मंदिर। आप पूछ लें हीराबाई दाई का मंदिर कहाँ है? बमोलिया 12 में। तो ये क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, इन किताबों में मिलेंगे। तो बमोलिया 12 में हीरा दाई का मंदिर है, जो 1825 ईस्वी में बना है। इसी तरह मेहुला दाई, ये कौन है? मेहुला दाई, ये जसवंत सिंह की दाई माँ थी। किसकी? जसवंत सिंह की दाई माँ थी मेहुला दाई। फिर है रूपा बाई, सॉरी ये रूपाबाई थी इसकी, जसवंत सिंह ये नहीं थी, ठीक है ना। रूपाबाई थी जसवंत सिंह की। फिर नौजी बाई, इसका संबंध बीकानेर से है। कहाँ से? बीकानेर से। फिर गोरादाई आदि के नाम भी उनके सामाजिक एवं योगदान एवं समर्पण सहित बलिदान आदि के लिए याद किया जाता है। तो इन दाइयों का नाम थोड़ा याद में रखना है आपको। कुल मिला के पूछ ले, कैलाशपुरी में बावड़ी किसने बनवाई? किसने बनवाई? बिला दाई ने, ठीक है। और फिर पूछ ले, जैसलमेर का हर मंदिर दाई देवूबाई। बामूलिया 12 में जो हीराबाई दाई का मंदिर है, ये ध्यान में रखना है। रूपाबाई जसवंत सिंह की दाई थी। नौजीबाई का संबंध कहाँ से? बीकानेर से। गोरादाई हमने अभी पढ़ा है, अजीत सिंह की दाई माँ थी। अब है जल स्रोत निर्माता महिलाएं। अब ऐसी महिलाएं जिन्होंने जल स्रोत में काम किया, बावड़ियां वगैरह बनाई, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। जल स्रोत महिलाएं हैं, तो इनका हम देख लें कि राजस्थान में अधिकांश बावड़ियों का निर्माण महिलाओं ने करवाया और समाज को जल संरक्षण एवं जल स्रोत बनाने की प्रेरणा दी। युद्ध, अकाल, पलायन जैसी समस्याओं के निराकरण में महिलाओं ने माँ की तरह अपने दायित्व को समझा और बावड़ियां बनवाई। तो कुछ बावड़ियां हैं जो इससे मिलान वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। राजस्थान में ऐसी अनेक बावड़ियां हैं जिनका स्थापत्य देखने योग्य, जैसे बूंदी में रानी जी की बावड़ी। तो ये पूछ लें, बूंदी में रानी जी की बावड़ी 1600 शायद 95 में बने थे। अब मुझे वो याद नहीं आ रहा, 1695 ये शायद मेरे हिसाब से, 1699 है, 95 नहीं है। 1699 ईस्वी में ये बनाई थी। और इनकी रानी का नाम था रानी लाड कंवरी नाथावत। लाड कंवरी नाथावत ने बनवाई है, ठीक है ना, लाड कंवरी नाथावत। इतना तो आपको ध्यान है, लेकिन पूरा नाम नहीं ध्यान है।
तो कई बार एग्जामिनर नाम दे देता है, तो लॉर्ड गौरी नाथावत ये अनिरुद्ध सिंह था। कौन था? अनिरुद्ध सिंह था, उनकी पत्नी थी, ठीक है ना। तो इन्होंने बूंदी में रानी जी की बावड़ी बनवाई 1699 ईस्वी में। फिर उदयपुर में सुंदर बावड़ी, तो पूछ ले सुंदर बावड़ी कहाँ है? सुंदर बावड़ी उदयपुर में। टोडा राय सिंह स्थित हाड़ी रानी की बावड़ी। अब टोडा राय सिंह कहाँ पर है पूछ ले, बताओ टोडा राय सिंह, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ज्यामितीय सीढ़ियां लगी है, तो टोडा राय सिंह आपको कमेंट करके बताना है, सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ज्यामितीय टाइप की सीढ़ियां लगी हुई है टोडा राय सिंह की बावड़ी में, जो हाड़ी रानी की बावड़ी के नाम से जानी जाती है। फिर चित्तौड़ में खातन की बावड़ी, चित्तौड़ दुर्ग है ना, उसमें है ये खातन रानी की बावड़ी, ठीक है। ये चित्तौड़ दुर्ग में है। तो खातन रानी की बावड़ी कहाँ है? चित्तौड़ में। झुंझुनू में मेड़तनी की बावड़ी, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, आप मेड़ता नहीं कर दो मेड़तनी से। तो झुंझुनू की मेड़तनी की बावड़ी, तो ये मेड़तनी कौन थी? शार्दुल सिंह की पत्नी थी। और इनका नाम था भक्त कंवरी मेड़तनी। क्या नाम था? शार्दुल सिंह की पत्नी थी और इनका नाम था भक्त कंवरी मेड़तनी, जिन्होंने 1783 में झुंझुनू में मेड़तनी की बावड़ी बनवाई। राजसमंद में चारुमती की बावड़ी, राजसमंद में किसकी बावड़ी? चारुमती की बावड़ी। पलाना में रानी वीरपुरी की बावड़ी, पलाना कहाँ पर है? ये बीकानेर में है, ठीक है। पलाना बरसिंहसर हम पढ़ते हैं ना, वही है। पलाना में रानी वीरपुरी की बावड़ी। देवारी उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी। तो इन बावड़ियों से मिलान वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये इतना सा पैराग्राफ इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट घोषित कर रहा हूँ। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो एक बार वापस देख लो आप। बूंदी में रानी जी की बावड़ी, उदयपुर में सुंदर बावड़ी, टोडा राय सिंह में हाड़ी रानी की बावड़ी, चित्तौड़ में खातन रानी की बावड़ी, झुंझुनू में मेड़तनी की बावड़ी, राजसमंद में चारुमती की बावड़ी, पलाना में रानी वीरपुरी की बावड़ी, देवारी उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी, ठीक है। और त्रिमुखी बावड़ी को जया बावड़ी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी बावड़ी कहते हैं? जया बावड़ी भी कहते हैं, और इसका निर्माण 1675 ईस्वी में हुआ था, ठीक है साथियों। तो हमने बावड़ियां पढ़ी। अब है कुछ चर्चित नारी व्यक्तित्व, तो इनके बारे में भी थोड़ा देख लेना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्वाधीनता संग्राम से लेकर वर्तमान तक जिन विशिष्ट महिलाओं के नाम मिलते हैं, वे स्वाधीनता संग्राम, स्वदेशी आंदोलन, समाज सेवा, राजनीति एवं खेलकूद आदि क्षेत्रों से जुड़ी रही। यहाँ कुछ का परिचय संक्षेप में दिया जा रहा है। तो सबसे पहले है रतन शास्त्री। रतन शास्त्री कौन थी, इसके बारे में थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, शांताबाई शिक्षा कुटीर, नाम सुना होगा आपने, शांताबाई शिक्षा कुटीर, शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना इन्होंने करी थी 16 मतलब शुरू में, और बाद में 1935 में यही वनस्थली विद्यापीठ बना। बाद में क्या बन गया ये? वनस्थली विद्यापीठ बन गया। शायद आपने ये नहीं सुना होगा, ये तो 100% सुना है आपने ना। वनस्थली विद्यापीठ बन गया था, जिसकी स्थापना रतन शास्त्री ने करी थी, ठीक है। और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी रतन शास्त्री ने भाग लिया और ये जेल भी गई थी, ठीक है। तो जेल भी गई थी, ये आपको ध्यान में रखना। और जयपुर प्रजामंडल में भी इनका योगदान है, किनका? रतन शास्त्री का। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, ये पूछ ले, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। उनकी पत्नी थी रतन शास्त्री। उन्होंने 1935 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करी, और इसे वनस्थली विद्यापीठ को पहले शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये संस्थान महिला शिक्षा के लिए पंचमुखी शिक्षा, यानी ये महिला शिक्षा के लिए पंचमुखी शिक्षा की व्यवस्था करता है, जैसे शारीरिक, व्यवहारिक, कला, नैतिक, बौद्धिक, ठीक है। कितने मुखी? पंचमुखी शिक्षा की व्यवस्था करता है, पर आधारित अपनी अनूठी पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने महिला उत्थान और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया, और रतन शास्त्री ने महिला उत्थान और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। भारत सरकार ने उन्हें 1975 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया, और 1955 में इन्हें पद्म श्री मिला। और पद्म श्री मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये राजस्थान की पहली महिला है जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। रतन शास्त्री, हीरालाल शास्त्री जो अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे, तो उनकी ये पत्नी थी। वनस्थली विद्यापीठ का क्वेश्चन कई बार आता है, जो आपको ध्यान में रखना है। और वनस्थली विद्यापीठ पूछ ले कहाँ पर है, तो ये टोंक में है। कहाँ पर है? ये टोंक में है। और ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल भी जाना पड़ा रतन शास्त्री को। अब है किशोर देवी। किशोर देवी का नाम भी आपने सुना होगा, अगर किसान आंदोलन आपने पढ़े हैं तो ये स्वतंत्रता सेनानी हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। पहला ये ध्यान में रखना, स्वतंत्रता सेनानी हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी किशोर देवी।
25 अप्रैल 1934 को शेखावटी के कटरथल गांव में महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में संपन्न विशाल महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की। यानी 25 अप्रैल 1934 को शेखावटी के कटरथल गांव में महिलाओं के साथ क्या हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, तो उसके विरोध में इन्होंने विशाल महिला सम्मेलन की मतलब अध्यक्षता करी। वो भी उस टाइम कहते हैं कि 10,000 महिलाओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। बहुत बड़ी बात है 1934 में, ठीक है ना। 10,000 महिलाओं ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता करी किशोर देवी ने। इस सम्मेलन में लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लेकर सामंती अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो पूछ लें अत्याचार किसने किया था, दुर्व्यवहार किसने किया था, तो सियोट का ठाकुर मान सिंह था। सियोट का ठाकुर मान सिंह था जिन्हें सोतिया का बास में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। सोतिया का बास है झुंझुनू में, और सियोट ठाकुर था मान सिंह, उसने दुर्व्यवहार किया। उसके विरोध में ये सम्मेलन हुआ, ठीक है। इस सम्मेलन में देखो और भी महिलाएं थी, जैसे उत्तमा देवी थी। एक तो कौन थी, उत्तमा देवी। उत्तमा देवी को पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, क्योंकि उन्होंने जोशीला भाषण दिया था, ठीक है ना। ये देशराज की पत्नी थी, किसकी, देशराज की पत्नी थी उत्तमा देवी। तो इनको इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इन्होंने उस टाइम जोशीला भाषण दिया था। फिर और नाम आपको थोड़े ध्यान में रखना है, जैसे एक होगी रमा देवी, दुर्गा देवी, फूला देवी, ये सारे नाम आपको थोड़े याद रखने हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है साथियों। अब हम पढ़ रहे हैं अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी के बारे में भी कई चीजें आती है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। तो सीकर जिले के श्री माधोपुर में अग्रवाल परिवार में जन्मी। कौन से परिवार में, अग्रवाल परिवार में जन्मी। और अंजना देवी का विवाह राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता राम नारायण चौधरी से हुआ, और इनकी शादी राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता राम नारायण चौधरी से हो गया। उन्होंने बिजोलिया और बेंगू आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया, और उस दौर में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम आंदोलनकारी महिला थी। तो शादी श्री माधव नहीं, जन्म श्री माधोपुर सीकर अग्रवाल परिवार में, शादी राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता राम नारायण चौधरी से होगी, और बिजोली और बेंगू आंदोलन में इन्होंने महिला का नेतृत्व किया, और उस दौर में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी कौन, अंजना देवी चौधरी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब किसान आंदोलन चल रहे थे तो गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन है, तो अंजना देवी चौधरी। तो ये 1924 में गिरफ्तार हुई। कब हुई, 1924 में गिरफ्तार हुई थी। और इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया, नमक सत्याग्रह में, और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया, और इनका जन्म 1897 में हुआ। कब हुआ, 1897 में इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ भी ध्यान में नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। बाकी आपको ये लाइन थोड़ी याद रखनी है कि गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी उस टाइम में, ठीक है साथियों। अब हम देखते हैं जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज ने भी नमक सत्याग्रह में भाग लिया, नमक सत्याग्रह में भाग लिया, और भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये सक्रिय रही, ठीक है। इसके अलावा इनकी आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। आत्मकथा क्या है, मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज की क्या है, आत्मकथा है, ठीक है। अब देखो, मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में जन्मी जानकी देवी बजाज का विवाह स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के साथ हुआ। तो इनकी शादी स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के साथ हुई, जिसे महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र भी कहा जाता है ना। और शादी के बाद ये वर्धा आ गई, और विवाह के उपरांत इन्हें वर्धा आना पड़ा। ये 1944 में जयपुर प्रजामंडल अधिवेशन की अध्यक्षा चुनी गई, और 1944 में जयपुर प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता चुनी गई। पूछा जा सकता है 1944 में जयपुर प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थी, तो जानकी देवी बजाज थी। कौन थी, जानकी देवी बजाज थी। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उन्होंने 108 कुओं का निर्माण कराकर पेयजल सेवा के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाई। और जब भूदान आंदोलन चल रहा था विनोबा भावे के नेतृत्व में, तो उन्होंने 108 कुओं का निर्माण करवाया। कितने, 108 कुओं का निर्माण कराकर पेयजल की सेवा के क्षेत्र में, यानी पानी पिलाने के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। 1956 में इन्हें सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। किसको, जानकी देवी बजाज को। तो इन्होंने 108 कुएं बनाए, ये आपको ध्यान में रखना। कब बनाए, जब विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान आंदोलन चल रहा था, ठीक है साथियों। ये हो गया। अब है अवनी लेखरा। तो ये करंट के है टॉपिक, तो इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। इनमें तो क्या है, इनका खेल पूछा जाता है, और करंट से ज्यादा इनके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको खेल का थोड़ा ध्यान में रख लेना। जैसे देखो, अवनी लेखरा ये राजस्थान के जयपुर में जन्मी है, ठीक है। और अवनी लेखरा पैरा राइफल शूटिंग की खिलाड़ी है। किसकी है, पैरा राइफल शूटिंग की खिलाड़ी। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जो पैरा ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, और पैरा ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, इसलिए ये क्या हो जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में एक स्वर्ण पदक जीता, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता, और एक कांस्य पदक जीता था इन्होंने। और पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एक स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है, ठीक है। और इसके बारे में एक चीज और है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना, ब्रांड एम्बेसडर है राजस्थान सरकार में, ठीक है। और इन्हें एप वो फिक्की का है ना, फिक्की पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में दिया गया, ठीक है ना। और ये अब वर्तमान में एसीएफ एसीएफ के पद पर कार्यरत है। वन विभाग में एक पोस्ट होती है एसीएफ, ठीक है, उस पद पर वर्तमान में अवनी लेखरा कार्यरत है। तो वापस देखो देखो आप एक बार, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है राजस्थान में। और फिक्की पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर मिला इन्हें 2022 का, ठीक है। और ये एसीएफ के पद पर कार्यरत है। ये पैरा राइफल शूटिंग की खिलाड़ी है और 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है पैरा ओलंपिक में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कृष्णा पूनिया। ये 2018 में एमएलए बनी थी, वही कृष्णा पूनिया है। तो ये चूरू जिले से संबंधित है। कृष्णा पूनिया ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में डिस्कस थ्रो, इनका गेम कौन सा है, डिस्कस थ्रो, उनका तो था पैरा राइफल शूटिंग, इनका है डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। तो इन्होंने डिस्कस थ्रो में 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए उसमें स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता। तो इसलिए पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है डिस्कस थ्रो की, ठीक है। और 2010 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार, 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2018 में ये एमएलए बनी और 2022 में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष भी बनी। राजस्थान राज्य क्रीड़ा क्रीड़ा परिषद की ये अध्यक्ष भी बनी, कौन, कृष्णा पूनिया। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब है अपूर्वी चंदेला, कौन है, अपूर्वी चंदेला। अंतर्राष्ट्रीय राइफल निशानेबाज, अंतर्राष्ट्रीय राइफल निशानेबाज है अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाकर भारत का नाम रोशन किया। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल, क्या 10 मीटर एयर राइफल में विश्व रिकॉर्ड बनाकर भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेम में कई पदक जीते। तो इन्होंने कई भी पदक जीते। तो ये निशानेबाज है कृष्णा पूनिया, डिस्कस थ्रो है अवनी लेकरा, राइफल शूटिंग है पैरा राइफल शूटिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है खेल। फिर आगे देखो, राजस्थान की अन्य प्रसिद्ध महिलाएं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, उनके बारे में जानना आवश्यक है। खेतूबाई, अब ये देखो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। खेतूबाई बीकानेर में खाद्य आंदोलन चलाया। रमाबा देवी किसान आंदोलन में सक्रिय रही। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर प्रजामंडल। विजया बहन भावसर बांसवाड़ा महिला मंडल। अल्लाह जिलाई बीकानेर की मांड गायिका। मांगी बाई तेराताली नृत्यांगना। यशोदा देवी बांसवाड़ा, ये पहली महिला विधायक है राजस्थान की। भक्ति शर्मा उदयपुर की, ये इंग्लिश चैनल पार करने वाली राजस्थान की पहली महिला तैराक है। गुलाबो, इन्हें पद्मश्री मिला है और ये कालबेलिया समुदाय की नृत्यांगना है। तो इन महिलाओं के बारे में ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको कहीं कोचिंग में कहीं भी ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती है और ये चीजें इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। फिर हम सोच रहे हैं यार ये कहाँ से आ गया, तो इन किताबों को आपको हल्के में नहीं लेना। अब देखो, प्रथम महिलाओं के बारे में बता रखा है कि प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी और प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे। प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल। प्रथम महिला राज्यसभा सांसद शारदा भार्गव। प्रथम महिला लोकसभा सांसद महारानी गायत्री देवी। प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। प्रथम महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला। प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। और प्रथम महिला जिला कलेक्टर अंतिमा बोरदिया। प्रथम महिला डॉक्टर पार्वती गहलोत। प्रथम महिला पायलट नम्रता भट्ट। अब राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता खतूरिया। तो ये सारणी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ तो आपको याद होगा, कुछ मेरे हिसाब से याद नहीं होगा। तो महिलाएं दर्शाते हैं कि राजस्थान की धरती पर साहित्य, संगीत, समाज सेवा, राजनीति और खेलकूद के क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी छाप छोड़ी है। तो अब कुछ क्वेश्चन है। पन्ना दाई किसकी दाई थी, बताओ, सीधा क्वेश्चन है। तो ये किसकी दाई थी, उदय सिंह। उदय सिंह विक्रमादित्य का छोटा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो बताओ, पर्यावरण के अग्रदूत और प्रहरी के रूप में कौन जानी जाती है। तो कौन जानी जाती है, कर्मा बाई, सही है ना, ना ना, अमृता देवी, खेजड़ली आंदोलन, ठीक है। पैरा ओलंपिक खेलों में 3 पदक जीतने वाली भारतीय महिला, बताओ कौन है। अभी हमने पढ़ा है अवनी लेखरा, जयपुर वाली। आगे देखो, पन्ना दाई ने अपने बेटे चंदन, कौन सा बेटा था, चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुलाकर बलिदान दिया था। कालीबाई कौन सा जिला, डूंगरपुर, डूंगरपुर। नानाभाई खाट और शेंगाबाई भीलवाड़ा मामला है, ठीक है। आगे देखो, कृष्णा पूनिया। तो कृष्णा पूनिया क्यों प्रसिद्ध है, बताओ, ये डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। भक्ति शर्मा क्या है, इंग्लिश चैनल बार के इन्होंने, और राजस्थान की ऐसी पहली महिला। अंजना देवी चौधरी, बताओ, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ये आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। कांता खतूरिया प्रथम क्या है, प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष है कांता खतूरिया। सुमित्रा सिंह प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष है, बताओ। अब ये पीछे एक ही बच गई, अंजना देवी चौधरी, बिजोलिया और बेंगू आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। तो साथियों, हम लोगों ने ये पार्ट बड़ा अच्छा पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, प्रश्न भी आते हैं, तो आपको इन्हें अच्छे से देखना है। बाकी मैंने कोशिश करी है थोड़ी बहुत, जैसे भी हेल्थ रहती है, क्योंकि जुकाम वगैरह तो लग जाता है, कभी एसी से लग जाता है, कभी गर्मी से लग जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है। जैसे भी ये हम करेंगे
ये जो 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 किताबें हैं, पाँचों 5 किताबें हम जल्दी पूरी कर लेंगे। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, बार-बार पढ़ना, अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है, और अपने आप पे भरोसा बनाए रखना है, ठीक है? कोशिश करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।